कहाँ तक काम कर लिया था? बफर में अच्छा, मैंने ये बेसिक कैलकुलेशन आपको बफर की सिखा दी थी और बफर की चीजें भी सारी आपको सिखा दी थी। ठीक है, गुड इनफ। अच्छा जी, अब आप बफर की थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की कैलकुलेशंस पर, बट बिफोर आई प्रोसीड विद द डिफिकल्ट टाइप्स, मैं आपको ये आसान वाली जो टाइप लास्ट टाइम मैंने सिखाई थी इसको दोबारा रिवाइज कर दूं फॉर यू। देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास बफर होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर वन, वीक एसिड। नंबर टू, इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट। अगर तो एसिडिक बफर है, अगर अल्कलाइन बफर है तो वीक अल्कली एंड इट्स कॉन्जुगेटेड सॉल्ट। तो इस वक्त जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखवाया हुआ है यहाँ सामने, इसमें लिखा हुआ है कि इथेनोइक एसिड है और सोडियम इथेनोएट है। इसका मतलब ये है कि वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट मिलाया है और बफर बना लिया। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? इसमें हम लोग के की एक्सप्रेशन लिखते हैं और के की एक्सप्रेशन में जो गिवन चीजें हैं वो फिट करी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो दी हुई थी वो, के की वैल्यू जो दी हुई थी वो, और जो एनाइन ऑफ एसिड होगा उसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फिट कर दी। क्यों? क्योंकि एनाइन जो होगा वही अल्टीमेटली कॉन्जुगेट सॉल्ट में इन्वॉल्व होगा और वही चीज होगी जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो वहां से उठा के उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिट कर दी, तो एच आइन कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, उस पर नेगेटिव लॉग लगाया, पीएच आ गई। तो ये तो देखें सवाल उस वक्त है, आसान सवाल इसलिए कहता हूं इसको क्योंकि इसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी डायरेक्ट दी है जो फिट हुई है फॉर्मूले में, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी डायरेक्ट दी है जो फिट हुई है क्वेश्चन में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए इस सेंस में कि वो आपसे कहें कि मैं बफर बना रहा हूं, वीक एसिड मैंने लिया इतना और उसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया इतना। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है, ये अल्कली है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले मुझे रिएक्शन करवाना पड़ेगा उस वीक एसिड से और देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी चीज फुली कंज्यूम्ड हो गई, ताकि ये पता चले कि एट द एंड मेरे पास इन दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों का रिएक्शन होने के बाद, एक्सेसिव रिएक्टेंट इन दोनों में से जो भी होगा वो एट द एंड मिक्सचर में बचा हुआ होगा। अगर वो एसिड ज्यादा था तो एसिड बचा हुआ, और जो बना ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉन्जुगेट सॉल्ट वो। अगर अल्कली ज्यादा तो जो बची कुची अल्कली होगी वो, और जो बना कॉन्जुगेट सॉल्ट वो। तो उस हिसाब से फिर हमें पहले रिएक्शन करके और फिर उसके बाद हमें ये कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी पड़ती हैं और फिर ये के का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी इस सेंस। आइए अब जरा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं थोड़े से उस लेवल के जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा है। इसको यहां कर दें जरा। अच्छा जी, अब देखें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे।
अब देखिएगा जरा, बफर की थोड़ी सी डिफिकल्ट जो कैलकुलेशन मैं आपसे कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि a buffer is made by mixing 100 centimeter cube of 0.2 mole per dm cube ethanoic acid to 50 centimeter cube of 0.05 mole per dm cube sodium hydroxide. Ka of ethanoic acid is 1.74 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो यहां पर मैंने एसिड तो दिया है आपको, लेकिन उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट नहीं दिया, रादर अल्कली दिया। इसका मतलब यह है कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इनका रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब इनका रिएक्शन कैसे होगा, अब इनका रिएक्शन ऐसे होगा कि ईथरनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COO के ऊपर माइनस चार्ज होगा, जाहिर है क्या हटेगा, और Na के ऊपर क्या होता है, +1 का चार्ज होता है, तो 1:1 के रेशो में ये मिल रहा है और पानी बन गया। ठीक है, मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या क्या चीजें दी गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मुझे कहा है कि इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब है और कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 कैपिटल M मोलर। ठीक है, और एसिड के बारे में मैंने कहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है ऑफ 0.2 मोलर। ठीक है, तो मैं इन दोनों के मोल्स निकाल सकता हूं। मोल्स क्या आएंगे, मोल्स आएंगे मेरे पास दोनों के मोल्स। जी बेटा, सही, जैसे क्वेश्चन अगर पेपर वगैरह में आएगा तो इक्वेशन तो हम खुद बनाएंगे ना। जी बेटा, इक्वेशन तो मैं खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 करने से आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा, ये था C is equals to N upon V, numbers moles upon volume, और अपॉन 1000 कर देते थे फॉर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम अपॉन 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा C से, तो मोल्स आ जाएंगे। तो ये 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 अपॉन 1000 करेंगे तो आपके मोल्स आ जाएंगे, और वो मोल्स कितने आ जाएंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 1000, तो 0.02 मोल्स आ जाएंगे। और इसी तरीके से 0.05 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2.5 अपॉन 1000 का मतलब होता है 0.0025। ठीक है जी जनाब, आर यू विद मी, कर रहे हैं सॉल्व, समझ आ रहा है। ये हमारे पास दोनों चीजों के क्या आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है, अब इस मोल्स से हम लोगों ने देखा कि क्या चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट है और वो पूरी यूज्ड अप हो गई। तो हमने देखा कि इनका रिएक्शन का रेशियो है 1:1 का।
ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्मॉलर अमाउंट में है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, कंज्यूम हो गया पूरा। ठीक है, तो अब ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, ये खत्म हो गया, इसको यहां से लिख देते हैं कि ये कंज्यूम। लेकिन 1:1 के रेशो में इतना ही इसमें से एसिड भी कंज्यूम करा होगा इसने। अब अगर मैं उसमें से माइनस कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा अब एसिड कितना बचा हुआ है यूज्ड अप होने के बाद। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0.0175 मोल्स। देख लीजिएगा भाई कैलकुलेशन किसी एंड पे, क्योंकि मैं ओरली कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन अगर किसी स्टेप पे ऊंच नीच हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये नहीं, ये हो रहा है, चेक करते जाए साथ साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास मोल्स बच गए हैं, लिख देता हूं रिमेनिंग। ठीक है, अब आता हूं जरा, ये तो एसिड हो गया, अब कॉन्जुगेट सॉल्ट इसका कहां है, ये रहा। तो 1:1 के रेशियो में लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से ये भी इतना ही बना होगा 0.0025 मोल्स। ठीक है, तो अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं दोनों की इन द मिक्सचर नाउ, क्योंकि मिक्सचर में अब NaOH तो है नहीं, अब सिर्फ क्या है, इथेनोइक एसिड और सोडियम इथेनोइक। तो इथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त मेरे पास मिक्सचर में क्या होगी, इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी इतने मोल्स ऑन वॉल्यूम टोटल अब कितना है 50 ये रहा और 100 ये रहा। टोटल बफर का इस वक्त वॉल्यूम है 150 और ये हो गया डेसीमीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, एसिड की पर डीएम क्यूब। इसी तरीके से सोडियम इथेनोइक की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, CH3COONA के मोल्स हैं 0.0025 डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम कितना है, वही टोटल वॉल्यूम है 150, तो 150 और ये हो गया डेसीमीटर क्यूब। बता देगा कोई मुझे इनकी वैल्यूज क्या आई जल्दी से। सर फर्स्ट वाली है 0.117, 0.117, सेकंड है 0.17, 0.017, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें। नहीं मतलब रिकरिंग था तो मैंने राउंड ऑफ करके बताया। अच्छा, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस आ गई इथेनोइक और सोडियम इथेनोइक की। अब एक्सप्रेशन लिखें Ka की, इथेनोइक एसिड वाली, इथेनोइक एसिड की एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि एक्सप्रेशन लिखना आपको आसान रहता है। सर COOH, जी बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा बोलो। सर आपने जो मोल्स निकाले हैं उसमें से जो कम मोल्स होते हैं, वो मोल्स जो कम होते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं ना? हाँ, अच्छा ये भी मैं आपकी करेक्शन कर तो सर दूं, ये ऐसा नहीं होता कि जो मोल्स कम होते हैं वो लिमिटिंग होते हैं, जरूरी नहीं है। ये क्योंकि 1:1 का रेशो था, इस वजह से जाहिर है बराबर से रिएक्ट कर रहे थे, तो हमने कहा जो कम है वही लिमिटिंग है। लेकिन कहीं अगर सोचो 1:2 का रेशो होता और रेशो में मुझे दिया होता ये 0.04 दिया होता और ये 0.04 दिया होता,
और सॉरी 0.04 दिया होता है, यानी कि दोनों बराबर दिए होते तो फंस जाते ना तुम। तो इसीलिए यूं मत याद रखो कि जो कम होता है वो लिमिटिंग होता है, नहीं, इसको यूं याद रखो कि रेशियो के हिसाब से देखो, और रेशियो के हिसाब से देखने का इसका तरीका जो मैं अपने ओ लेवल्स के बैचेस को पढ़ाता हूँ वो यूं पढ़ाता हूँ कि रेशियो यहां पर लिखा है इथेनॉइक का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, रेशियो लिखा है 1:1 और गिवन मोल्स हैं इसके 0.02 और इसके मोल्स हैं 0.0025, ये गिवन मोल्स हैं। तो एक मोल को 1 मोल लगता है तो 0.02 को कितने मोल लगेंगे, एक को x एज्यूम कर, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, एक को 1 लगता है तो 0.02 को 0.02 लगेंगे। नाउ 0.02 रिक्वायर्ड है और 0.0025 अवेलेबल है। अब मुझे बताओ अवेलेबल ज्यादा है या रिक्वायर्ड ज्यादा है? समझ आ रही मेरी बात? अब जैसे ही आपने देखा कि रिक्वायर्ड ज्यादा है और जी सर, तो आपने कहा वो लिमिटिंग। इसको यूं देखा करो, क्यों? क्योंकि अभी ये 1:1 का रेशियो है, इसलिए आपने कहा कम वाले मोल्स। ये तुम लोग जिससे भी ओ लेवल्स की केमिस्ट्री पढ़ के बैठे हो ना, पता नहीं मैं क्या क्या कह दूं उनको, लेकिन बहरहाल शॉर्टकट सिखाने के माहिरीन जो है ना, वो ये कैलकुलेशन में बच्चों की बजा के रखी हुई है, बच्चा कर ही नहीं पाता। तो भाई इसको यूं समझो 1:1 के रेशियो में या 1:2 या 3:2 कोई भी रेशियो हो, उसके नीचे वही रेशियोज लिख दो और एक चीज को एक्स अज्यूम कर लो कि इनमें से एक चीज अगर इतनी है तो दूसरी उसको कितनी चाहिए होगी। अब जो वैल्यू निकले वो चाहिए होगी है, और जो पहले से लिखी हुई है वो अवेलेबल है। अब देख लो अवेलेबल ज्यादा है या चाहिए ज्यादा है। अगर अवेलेबल ज्यादा है तो वो एक्सेसिव रिएक्टेंट है, अगर रिक्वायर्ड ज्यादा है इसका मतलब है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है? इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। ओके ठीक है भाई, अब मैं वापस आता हूं अपनी कैलकुलेशंस को। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा था इथेनोइक एसिड को मैंने आयोनाइज करके इस तरह से लिख दिया। अब इसकी मैं Ka की एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तो Ka की एक्सप्रेशन कैसे आएगी? Ka इज इक्वल्स टू इथेनोएट आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH3COO माइनस इंटू H प्लस और अपॉन में CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। सर ये एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है क्या? यार देखो, नहीं लिखोगे कैलकुलेशन में तो कोई नंबर नहीं कटता, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारी नीचे की कैलकुलेशन तुमने जो करी वो गलत हो गई, सही है, तो तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलता। अगर तुम एक्सप्रेशन लिख देते हो फिर नीचे कैलकुलेशन गलत करते हो, कम से कम इक्वेशन का नंबर मिल जाएगा। तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? मेंशन कर दो इक्वेशन, नंबर ही सेव हो रहा है। नीचे की कैलकुलेशन खुदा ना खास्ता 19-20 गलत हो गई, तुमने तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, वो थोड़ी ना ढूंढेगा कि इसने गलती कहाँ करी। समझ रहे हो? लिख दिया कर। अच्छा जी, डायरेक्ट आंसर नहीं, वो आपने जनरल इक्वेशन निकाली थी ना, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो बस डायरेक्ट हाँ वो इक्वेशन डायरेक्ट यूज हो सकती है, ठीक है? और अगर आप इसको भी रीअरेंज करके लिखोगे, ये वही लिखी है मैंने, ये लिखा है K इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और N माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख दिया सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका जनरल फॉर्म है, यूं लिख दो, लेकिन ये इक्वेशन लिख दो, इससे होगा ये कि नंबर सिक्योर हो जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है? तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है, इसको ऑब्जेक्टिव बना लें। एसिड Ka की वैल्यू आपको दी हुई है ऊपर 1.74 into 10 to the power -5, ये रही, ठीक है? इसको आप इस जगह लगा दें 1.75 into 10 to the power 74, sorry 1.74 into 10 to the power -5 और मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऊपर हम निकाल के आए 0.117 और उधर से इथेनोएट लाके नीचे डिवाइड कर दें। इथेनोएट की कॉन्सेंट्रेशन वही है जो सॉल्ट की है, 0.017। तो ये हमारे पास आ जाएगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई? बताएगा कि कैलकुलेशन करके जरा जल्दी से कि क्या हमारे पास आया।
2.48 into 10 power minus 6. pH निकाल दें इसकी जरा। सर ये H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन गलत आ रही है, 1.19 into 10 to the power minus 4 आ रही है। अरे हाँ, अभी कैलकुलेटर से तुम लोग खेल लो यार, ऐसे नहीं करो। Sir, 5.6. करो एक दफा फिर चेक करो, मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट। पहले ये चेक करो ये आंसर क्या है, 2.48 है कि नहीं है। (1.19 एक्सपोनेंट माइनस 4 आ रही है किसी की? हाँ यही आ रही है सर। (1.19 एक्सपोनेंट माइनस 4). pH क्या है? थ्री पॉइंट 0.9 के अलावा और कुछ है आगे? नाइन टू। समझ आ रही है? तो pH कैसे निकली देख लो उस सॉल्यूशन की जो बफर का बना है, इस तरीके से। देखो मैं दोबारा एक दफा इस मेथड को पूरे को रिवाइज ओवरऑल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि ये देखो ये भी अभी अल्टीमेट लेवल नहीं है, ये भी मैंने एक दरमियाना लेवल आपको सिखाया है। इसमें कैलकुलेशन इससे भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बफर की कैलकुलेशन काफी टेढ़ी मेढ़ी बनाई जा सकती है। अभी मैं इसके एक दो सवाल और कराता हूँ आपको पास पेपर से ताकि आपका थोड़ा सा और हाथ साफ हो। जरा देखिए मैं दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली और एसिड को मिलाकर बफर बनाया। तो जाहिर है हमें चाहिए होता है कोई कॉन्जुगेट सॉल्ट और एसिड या अल्कली, तो उसके साथ कॉन्जुगेट सॉल्ट जिसका भी वो है उसके साथ उसकी एसिड या अल्कली हमें चाहिए होती है। तो अब हमें तो फिलहाल दिया गया है एसिड और अल्कली रिएक्ट कराने के लिए दे दिया। तो पहले तो मैं पूरा रिएक्शन कराऊंगा इक्वेशन लिखकर, देखूंगा इसमें से क्या चीज फुली कंज्यूम हो गई। क्या चीज कंज्यूम हो गई कैसे पता चलेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट से वो निकाल लिया, आपको पता चल गया कि जी एसिड बच रहा है और अल्कली पूरी कंज्यूम हो गई। तो अब एसिड जो बचा वो और अल्कली क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट थी तो उसके इक्विवेलेंट सॉल्ट बना होगा, कॉन्जुगेट सॉल्ट। तो कॉन्जुगेट सॉल्ट और एसिड जो हमारे पास इस वक्त मिक्सचर में मौजूद है उसके मोल्स डिवाइड करके उसके वॉल्यूम से टोटल हमने उनकी कॉन्सेंट्रेशंस निकाल ली और फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद हमने उसको फॉर्मूले में लगाया Ka के और उसके बाद हमने उसकी pH निकाली। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशंस फॉर ए मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हार्ड नहीं था। अब मैं आता हूं जरा आपको उस वर्कशीट जो कि आपसे शेयर करूंगा। ऑफ कोर्स ये वर्कशीट मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इसके एक दो सवाल मैं आपको खुद कराता हूं सामने आपको, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन के डायरेक्ट नहीं होंगे आपसे सारे। बफर चौदह पेज की ये वर्कशीट है, इट्स नॉट दैट मच बिग। अच्छा जी, अब देखो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, ये तुम लिख सकते हो।
ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट करा रहा हूँ तुम्हें, ऊपर की तुम डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव एज बफर, ये भी आपको पता चल जाएगा HCl के साथ। याद होगा आपको, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर अमीनो एसिड की बफरिंग पे बात करते हैं तो अमीनो एसिड इस तरह से काम करता है बफर का, कि अगर एसिड ऐड होता है, H+ ऐड होता है, तो अमीनो एसिड का NH2 वाला पार्ट एक्टिव होके उस H+ को गेन कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है। और अगर अल्कली ऐड होती है OH-, तो उस अमीनो एसिड का COOH वाला पार्ट एक्टिव होकर और उस OH- एडिड को कंज्यूम कर लेता है, तो यहाँ पे ये एक H हट जाता है और H2 बन जाता है। तो इस तरीके से, तो बिल्कुल इस तरीके से। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें इसने यही लिखा हुआ है, देख लो, CH3, CH, NH2 और COOH, ये एलेनिन है, इज अल्टीमेटली एन अमीनो एसिड। कहता है बिहेव करता है एज ए बफर, तो सोचो HCl की प्रेजेंस में ये कैसे बफर काम करेगा, तो वो आप इक्वेशन यहाँ पे लिख दो। हाउ द बफर, हाउ pH ऑफ ब्लड इज कंट्रोल्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो दो कार्बोनेट आयंस वाली कहानी पूरी, HCO3 वाली, वो आपको पूरी लिख दी। आइए कैलकुलेशन देखिए अब जरा यहाँ पे, ये छोटी सी कैलकुलेशन जो है ये आपको सिखा रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, वी हैव 10 minutes फॉर दिस मीटिंग। इस मीटिंग में ये और इससे अलावा एक आध सवाल में और भी निपटा दूंगा। हाय, अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर फॉर्म्ड व्हेन this much of this much NaOH is added to this much ethanoic, ठीक है। तो बिल्कुल वही गेम है ऊपर वाला। गिविंग यू 2 minutes, करो जरा सा। हाँ भाई, क्या आंसर आया? हाँ भाई सफान, क्या आंसर आया? हमदान नदीम हाथ उठाया, बताओ। यस, सलीना खान, क्या आंसर आया? ठीक है, ओके हमदान।
हाँ भाई, समझ आया मैंने क्या किया? के की वैल्यू लगानी थी और उसने पी के ए दिया हुआ था, तो पी के ए से के की वैल्यू निकाल दी 10 की पावर माइनस पी के ए करके, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और बाकी पूरा वही फॉर्मूला के ए का H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें इस फॉर्मूले से। और तो उस पर नेगेटिव लॉग लगा दो। यस, कोई बता दे आंसर क्या है? हाँ भाई, किधर चले गए सारे? बस ऑफ कर दें, सब थक गए। थके हुए? ये तो बताओ पहले, तुमने कितनी लंबी क्लास ली तो तुम थक गए हो? सर आते बस इन्हें 2.5 घंटे की क्लास ली है और वैसी तबीयत खराब थी, उसमें सारी एनर्जी खत्म हो गई। बेटा, अब इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। सर आते पसीने 2.5 घंटे की क्लास ले ली तो मैं नहीं गया, मैं क्या कर सकता? उनको समझाना चाहिए था सर, आपके 2 घंटे अलाउड है, आप 2 घंटे की क्लास में 2.5 घंटे ही क्यों लिया? हाँ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आया, ताकि मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट और भी कराऊं कि इसके आगे डिफिकल्टी लेवल क्या है। हाँ भाई, किधर गई? गलत आंसर आ गया। हाँ भाई यमुना, क्या आंसर आ रहा है? सर सब सो गए। है भाई, क्वेश्चन भी बता रहा था मुझे कोई। हाँ भाई सलीना, क्या आंसर आया? इन बच्चों के हाथों में कैलकुलेटर है ना? सर वेट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 मिनट। 2.6 exponent minus 5. Okay. 2.6. इसको नेगेटिव लॉग लगा लो। Point 58. Assessments. Less than a minute is remaining in this meeting. I'm restarting. उसके बाद का आप इसके अगले सवाल। टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम टार्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और के दी हुई है और पीएच निकलवाई है। इजीएस्ट क्वेश्चन।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको और सॉल्व करवाना है। और ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप लोग को यही नहीं समझ आता कि इसमें एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको यही नहीं समझ आता कि इसमें उसने कॉन्जुगेट एसिड किसको कहा है और सॉल्ट किसको कहा, यही नहीं समझ आ रहा होता। तो मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं। देखो भाई, O3 में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सॉल्ट्स। उस चैप्टर में सॉल्ट्स की डेफिनेशन और 2 टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। अब आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन बहरहाल जिसने आप में से मुझसे पढ़ा है O3 उसको पता है ये बात में क्या क्या है। अब देखो जरा, यहां पर मैं सॉल्ट लिख रहा हूं। सॉल्ट समझना, इक्वेशन तुम्हें समझ आएगा। HCl एक एसिड है। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सर किसी एसिड का H रिप्लेस कर दें आप मेटल से, वो सॉल्ट बनता है। सर किसी एसिड का H रिप्लेस कर दें किसी मेटल से, वो सॉल्ट बनता है। सही है। अब इसमें 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। क्या 2 कैटेगरीज हो सकती हैं? एक, अगर मैं H रिप्लेस कर रहा हूं और Na लगा रहा हूं, तो सोचो H2SO4 में से हो सकता है सिर्फ एक H निकला हो और उसकी जगह एक Na आके लग गया, और ये भी हो सकता है दोनों H निकल रहे हो और दोनों पे जाके Na लग गया हो। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास ये दोनों सॉल्ट्स पॉसिबल। इन दोनों सॉल्ट्स को देखूं तो एक सॉल्ट जिसमें अभी भी H प्लस बाकी है, ये कहलाता है एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इट कैन गिव H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन स्टिल। इसमें बिल्कुल भी H नहीं बचा, इसीलिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूट्रल। तो वो सॉल्ट के जिसके अंदर बिल्कुल भी एसिड का H नहीं बचा होता, टोटल मेटल ने रिप्लेस कर दिया होता है H को, वो कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट। और वो सॉल्ट जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत H बचा हुआ होता है, वो कहलाता है एसिडिक। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं H3PO4 कौन सा एसिड है? H3PO4, तो इसमें कितने H हैं? 3। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक H हटाया Na और बाकी बचा H2PO4। एक और H हटाया तो 2 H की जगह 2 Na, एक H बचा PO4, और तीनों H हटा दिए तो तीनों Na PO4। ठीक। अब इसमें से ये कैटेगरी तो न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों? देयर इज नो मोर H लेफ्ट। लेकिन ये दोनों कैटेगरी क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट के अंदर भी अगर मैं आपसे कहूं हु इज मोर एसिडिक एंड हु इज लेस एसिडिक, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कि जिसमें H ज्यादा है वो मोर एसिडिक होगा, और जिसमें H कम है वो एसिडिक होगा। लेकिन दोनों एसिडिक। अब इसमें मोर और लेस एसिडिक में जरा डिफरेंशिएट करके ये हम कहें अगर कि NaH2PO4 जिसको मैं कह रहा हूं मोर एसिडिक है, तो मैं पानी में डालूं तो ये एक H प्लस लिबरेट कर सकता है, एक अभी भी एक निकाला तो बचेगा क्या? NaHPO4 माइनस बचेगा। बात समझ आ रही? और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से स्पेक्टेटर Na हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा H2PO4 माइनस चार्ज होगा इस पे,
जाहिर है इसमें से H प्लस निकाला है आपने, तो इसका एक H बचेगा और PO4 बचेगा, और इसके ऊपर अब इसका क्या चार्ज होगा, -2। बात समझ आ रही है? इज इट द सेम इक्वेशन जो यहाँ पे दी हुई है? समझ आ रही है? तो कौन मुझे बता सकता है कि अब इस पूरी कहानी के बाद इन दोनों में से एसिड कौन सा है और सॉल्ट कौन सा? हाँ जी, कैन एनीवन से व्हिच वन ऑफ द हाइलाइटेड compounds is an acid and which one is salt? जी बेटा, anyone? देखो मैंने अभी यहाँ पे Na2HPO4 सॉल्ट हो जाएगा और दूसरा वाला वेरी गुड वेरी गुड, ये सॉल्ट हो गया क्योंकि इसमें H कम है, और ये एसिड हो गया क्योंकि इसमें H सब है। बस आप K का फॉर्मूला लगा के और आप निकाल सकते हैं आप, लेकिन इसमें ऐसे भी नहीं होगा डायरेक्ट, इसमें भले दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन दोनों की, लेकिन दोनों के कुछ वॉल्यूम भी दिए हैं, और जब ये दोनों वॉल्यूम मिक्स हुए होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं रहेगी, दोनों थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसीलिए पहले दोनों के मोल्स निकाल लीजिए कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब में सॉल्ट के मोल्स आए कितने, ठीक है? तो ये कैसे निकलेंगे, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 1000 हो जाएंगे 0.05 मोल्स, और ये 100 इंटू 0.3 अपॉन 1000, तो ये हो जाएंगे 0.03 मोल्स, ये हो गए मोल्स। अब मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन, तो इनका वॉल्यूम कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaH2PO4 0.03 अपॉन टोटल वॉल्यूम अब हो गया 100, ये 100 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब, और इसका कितना हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई Na2HPO4 0.05 अपॉन 200 डिवाइडेड बाय 1000। याद रहे ये सॉल्ट है, ये एसिड है, और उसको फिर Ka के फॉर्मूले में लगा लें। तो Ka का फॉर्मूला क्या होगा, Ka इंटू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू H प्लस अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। Which is Ka की वैल्यू है 6.2 एक्सपोनेंट -8, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आई है 0.03 अपॉन 200 अपॉन 1000 का मतलब होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 4.05 अपॉन 0.2। जी जनाब, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कुछ बताएंगे? So 3.72 into 10 power minus 8. से पीएच कितनी निकलेगी?
7.4 बस आगे कुछ नहीं। 229 7.429 ये आ गया 7.4। समझ आ रही? तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब इसी तरीके से सर बेटा सारे क्या बेसिक अपना एसिडिक के ही आते हैं क्या, बेसिक के नहीं आते सर? नहीं, बेसिक का इतना गेम देता नहीं है वो, क्योंकि के बी की कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात किस्म की है। मतलब उसमें OH की KW लगाना पड़ता है, बहुत लंबी हो जाती है। तो वो सवाल कम से कम भी 8-10 नंबर का बने तो मजा आए। ये 2-3 नंबर में तो ये छोटे छोटे सवाल ऐसे ही बन सकते हैं। इससे ऊपर हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आता नहीं है इतना। अगर आएगा तो तरीका वही होगा। तोड़ देंगे अगर आया तो सर। नहीं बेटा, ये गलती मत करना। ये लफ्ज ना, पता है, छोड़ देंगे वाला वर्ड, ये O लेवल्स तक अच्छा लगता है, क्योंकि O लेवल्स में एक छोड़ दोगे ना, बाकी मिल जाएंगे। A2 में आपका टाइम जाएगा के लिए बोल रहा है, क्लास से निकाल देते। A2 में बेटा झोली फैला फैला के जहां कहीं से नंबर मिल रहा हो ना, 1-1 2-2 को पकड़ने पड़ते हैं। ऐसा ही नहीं 100 में से पेपर 4 का जो थ्रेशोल्ड है वो सिर्फ 60 के अंदर ही रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मुश्किल आता है। अच्छा भाई, अब देखो ये देखें, बिस्मा ने सवाल किया था शायद लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। ये देखें, आपकी आसानी के लिए उन्होंने इस क्वेश्चन में खुद लिख के दे दिया इथेनोइक एसिड एक्सेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्टीमेटली लिमिटिंग होगा। ठीक है, और उस हिसाब से आपने इन दोनों का रिएक्शन करा के पूरा और पीएच निकाल देनी। हो सकता है। सर एक सवाल है। जी बेटा बोलो, ये सवाल करवाना है, ये मजे का। जी बेटा बोलो, सवाल बोलो, कमेंट क्या है बताओ। सर जो भी बफर आपने बनाया हुआ है, अब आपने उसको किसी सॉल्यूशन में डाला हुआ है, जैसे एसिड के अंदर डाला हुआ है, और आप ब्यूरेट से उसमें बेस ऐड कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो एसिड बाद एक्सेस वाले बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जो पहले डल चुका है उसके साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं। नहीं मेरा बच्चा, देखो कहानी ये है कि बफर हम सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो इसीलिए बना के डालते हैं। अब जरा थीम समझना, तुम्हारी दिमाग में थीम गलत है थोड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लैब में एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसकी पीएच इस वक्त फॉर एग्जाम्पल 5.8 है। फॉर एग्जाम्पल पीएच उसकी 5.8। अच्छा, वो है कोई एसिड, जाहिर है 5.8 पीएच है तो एसिड ही होगा, कोई वीक एसिड होगा पहला। 5.8 पीएच का जो मेरे पास इस वक्त सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना, मुझे उस सोल्यूशन को रख के और 2 दिन के लिए किसी अपने काम से जाना पड़ रहा है कि यार मैं 2 दिन बाद आके इस काम को कंटिन्यू करूंगा, मैं 2 दिन से कभी से कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैं अब अगर इसको 5.8 पीएच को रख के लैब में और जाने लगा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं गलती से उसमें या एयर में से में भी थोड़ा सा कोई एसिडिक चीज ऐड हो जाए, हो सकता है कोई अल्कलाइन चीज ऐड हो जाए। मुझे तो नहीं पता ना कि एयर में लैब में किस वक्त में क्या फ्यूम्स चल रहे होते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो पीएच उसकी ऑलरेडी 5.8 है, मैंने उसमें कोई चीज अभी डाली नहीं है। मैं क्या करूंगा, अब उस सिस्टम को या उस चीज को सिक्योर करने के लिए कि उसकी पीएच चेंज ना हो, मैं उसमें 5.8 पीएच का बना के एक बफर ऐड कर दूं। अब ये जो मैंने बफर ऐड किया है ना, ये पीएच जो ओरिजिनली उसकी थी उसको चेंज नहीं कर रहा, जाहिर है वो पीएच 5.8 ही थी और मैंने 5.8 ही पीएच का उसमें उठा के बफर सॉल्यूशन बना के डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब वो पीएच 5.8 पर तो है, लेकिन अब वो फोर्सफुली 5.8 पर ही रहनी है। क्यों? क्योंकि तो बफर डाल दिया। अब वो बफर थोड़ी सी एसिड अगर उसमें कहीं से ऐड होने लगेगा या कहीं से एसिडिक गैस आने लगेगी,
वो उसको एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज करता रहेगा, जैसा मैंने सिखाया है बफर की कैलकुलेशन में या इक्वेशंस में, कि वो उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देगा। पीएच को कहां रखेगा, वही 5.8 पर। अब कहीं से अगर अल्कली ऐड हो गई थोड़ी सी या कोई अल्कलाइन गैस ऐड हो गई तो उसको क्या करेगा, वो केटर करेगा और उसको यूज अप करके वापस कहां पे ले आएगा, 5.8 पर। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले से उसमें जो एसिड था वो रिएक्ट करेगा कि अब जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा, नहीं, बफर का गेम रिएक्ट करेगा। बफर एडिड चीजों को जाके केटर कर रहा है। अब मेरी बात समझ आ रही बेटा? सर इसका मतलब कि जो भी चीज ऐड होगी, भले वो एसिडिक हो अल्कलाइन हो, वो बफर के साथ रिएक्ट करेगी, एक्चुअल सॉल्यूशन के साथ नहीं। हाँ, बफर डाला ही इसी वजह से है कि जैसे ही आप इसमें कोई चीज डालें, ऐड करें, तो वो उस चीज से रिएक्ट करने से पहले बफर के सामने खेलना पड़े उसको। बफर पीएच को रेजिस्ट करवा रहा है, काम ही उसका यही है कि आप कोई भी चीज ऐड करेंगे पहले जाके रिएक्ट करें। क्यों? बफर में इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। आपने कोई भी चीज डाली वो बाद में जाके रिएक्ट करेगी, पहले तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगी। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो बफर ने पहले ही उसे खा पी के खत्म कर देना कि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब सर मतलब जी बेटा बोलो। सर आप भी कह रहे हैं मतलब एंड पॉइंट के बाद हम बफर ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं। लड़के एंड पॉइंट कहाँ लेके आ रहे हो तुम? टाइट्रेशन थोड़ी कर रहे हो। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप डालेंगे। हाँ, जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मैं बफर बना रहा था, मैंने एसिड लिया, उसमें अल्कली डाली, दोनों का रिएक्शन कराया, पूरा रिएक्शन हो गया, जो फाइनल पीएच मेरे इस मिक्सचर की अब है वो पीएच का बफर हो गया ये। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं कहीं, तो ये फर्दर जाके रिएक्ट नहीं करेगा उस चीज से जिस चीज में मैं इसे ऐड कर रहा हूं, क्योंकि उसकी तो यही पीएच होगी, जब भी तो मेंटेन करने के लिए यही पीएच का बफर बनाया है मैंने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर बफर एज एन इम्प्योरिटी भी टाइप करेगा ना उसकी जो हाँ बिल्कुल। मेरा जो पहले कंपाउंड रखा था वो जाहिर है उसकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, लेकिन उसकी नेचर नहीं खराब होगी, बस ये है इसका नाम। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं सर, थैंक यू। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक सवाल इस वक्त आपके सामने 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसके बाद कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन बचता नहीं है, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये देखो हसान, तुम मुझसे कह रहे थे कि सर बेसिक की कहानी इतनी नहीं पूछता, तो ये देखो उसने बेसिक की कहानियों में सिर्फ इक्वेशंस के हिसाब से वो बफर का वर्किंग पूछ रहा है। कैलकुलेशन में उसने बेसिक के हिसाब की कैलकुलेशंस नहीं दी हुई अब तक पेपर में, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है बस। हाँ भाई, ये रहा एक क्वेश्चन, आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सवाल सॉल्व करना, बाकी फिर बफर आपको वर्कशीट दे दूंगा, वर्कशीट से खेलिएगा, इस पर बात कर लेंगे किसी दिन, जिस दिन आप लोग तैयार हो जाएंगे कि जी हो गई वर्कशीट और ये प्रॉब्लम है। So this is the last question for this topic. हाँ भाई, आओ जरा करवाते सवाल पढ़वाते हैं, करते हैं सवाल कैसे। देखें तो कहता है कि क्लोरीन को पानी में फॉलोइंग रिएक्शन करती है, and solution of chlorine is used for water purification. The pH of the solution of chlorine is kept near to the pH 7 by adding a base. क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप, क्लोरीनेशन जब आप पानी की कराते हैं तो उसमें से थोड़ी बहुत क्लोरीन पानी से रिएक्ट भी कर जाती है, और रिएक्ट करके देखिए 2 एसिड बना रही है वो, एक HClO जिसको हाइपोक्लोरिक एसिड या क्लोरिक 1 एसिड कहा जाता है, क्योंकि इसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो एक तो एसिड ये बनता है HClO, और दूसरा एसिड बनता है HCl, ठीक है। अब HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए कंप्लीट आयनाइजेशन का सीन है, और कंप्लीट आयनाइजेशन को ही शो करा के उसने H+ को अलग और Cl- को अलग लिखा हुआ है इक्वेशन।
अच्छा, HClO जो बना ये वीक एसिड है, याद रखें, ठीक है। अब वो कहता है कि जब क्लोरिनेशन करवाएंगे आप पानी की, तो जाहिर है पानी की पीएच हो जाएगी थोड़ी सी एसिडिक। अब एसिडिक पीएच में तो स्विमिंग पूल को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता ना, फिर उसकी न्यूट्रलाइजेशन करानी पड़ती है। तो उसमें फिर आप क्या डालते हैं, उसमें बेस डालते हैं। बेस डाल देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होकर पीएच दोबारा कहां तक आ जाती है, वापस 7 तक आ जाती है। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि क्लोरीन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.170 moles of HClO and 0.170 moles of HCl. कुछ क्लोरीन का अमाउंट उसने डिसॉल्व किया, कितना किया नहीं पता, लेकिन 1000 cm³ पानी का सोल्यूशन था टोटल, और उसमें जब उसने वो क्लोरीन डिसॉल्व करी है तो उसने 0.17 मोल HClO और 0.17 मोल ही HCl के बना दिए। वो कहता है कि अब इसमें बफर बनाना चाह रहा है वो, और बफर बनाने के लिए उसने उसमें क्या किया, बफर सॉल्यूशन इज देन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.2 मोल्स NaOH टू दिस सॉल्यूशन। कितना NaOH सॉलिड, याद रहे सॉलिड डाला है, इसके वॉल्यूम की कोई कहानी नहीं है। NaOH उसने 0.2 मोल्स डाल दिया। वो कहता है NaOH ने पहले किससे रिएक्ट किया, इनिशियली विद HCl। तो HCl जो प्रेजेंट था उसने उससे रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइज हो गया, फिर जाहिर है कुछ ना कुछ NaOH बचा, फिर उसने कुछ और। तो आइए जरा आप वो कहानियां देखते हैं कि होगा क्या। देखिए इस क्वेश्चन में मैं यूं लिखता हूं कि ये जो Cl2 का पानी से रिएक्शन हुआ था और उसमें उसने कहा कि बना है HClO और HCl। मैं HCl को HCl लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये कितने बने थे, 0.17 मोल, और ये भी बना था 0.17 मोल। अब उसने इसमें कितना उठा के NaOH डाल दिया है, 0.2। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा HCl से, तो HCl से NaOH की इक्वेशन 1:1 में आएगी। HCl बनाएगी और H2O, और NaOH है 0.2 पर आपने ऐड किया, और ये HCl है 0.17 मोल, क्योंकि उसने कहा इनिशियली HCl से रिएक्ट किया, तो पहले HCl से रिएक्ट करा देते हैं। कौन सा इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो सारा यूज अप हो जाएगा। हाँ जी, इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और सारा यूज अप हो जाएगा, HCl। इसका मतलब है सर HCl सारा यूज अप हो गया, तो NaOH बचा कितना, 0.17 इसमें से माइनस कर लें तो 0.03 मोल्स रिमेनिंग। HCl सॉरी NaOH बच गया। अब ये NaOH किससे रिएक्ट करेगा, अब ये चीज खत्म हो गई, याद रहे ये खत्म। अब बचा क्या, अब बचा HClO। अब HClO का मतलब HClO वीक एसिड है, तो HClO की इक्वेशन लिख के दिखा दूं। वीक एसिड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, HClO रिवर्सिबली फॉर्मिंग H प्लस एंड ClO माइनस, सही है ना। तो इसके लिए अगर NaOH का इससे रिएक्शन होगा तो ये मोनो एसिडिक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मोनो एसिडिक मोनो बेसिक से रिएक्ट कैसे करेगा, 1:1 के रेशियो से। तो NaOH ClO से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaClO H2। अब याद रहे ये वीक एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है जो इस बफर में प्रेजेंट होना है अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेशन से नहीं पता चला मुझे अभी तक, कैलकुलेशन से अभी पता करना। HClO के कितने मोल्स हैं ऊपर, 0.17। तो यहां लिख देता हूं कि HClO के मोल्स मेरे पास है 0.17 और NaOH के मोल्स आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड बाय HCl जो बचे हैं वो है 0.0। इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा, NaOH, ठीक है। NaOH पूरा यूज्ड अप होगा।
अब NaOH पूरा यूज्ड अप हो गया तो उसने अपना इक्विवेलेंट HClO भी यूज्ड अप कराया होगा, तो जाहिर 0.03 इसमें से माइनस कर लूंगा तो 0. कितना बचा 14 मोल्स रिमेनिंग। HClO कितना बचा इतना। अब जाहिर है लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से NaClO भी बना होगा, तो NaClO कितना बना होगा 0.03। क्यों, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट 0.03 था, 0.03 क्या हो गया 0.03 मोल्स कॉन्जुगेट सॉल्ट बन गया। अब HClO का Ka वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन लिख सकता हूं Ka की, Ka इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू ClO माइनस अपॉन HClO। ClO की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, वो मेरे पास मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लूं। अब वॉल्यूम कितना है याद रहे, NaOH तो सॉलिड डाला था, टोटल जो सॉल्यूशन मेरे पास था वो कितना था, वो टोटल सॉल्यूशन था 1000 cm3। ठीक है, तो 1000 cm3 का मतलब अल्टीमेटली 1 dm3 हो गया, तो इनको डिवाइड करूंगा 1000 cm3 से मतलब 1 ही, तो इसका मतलब ये हो गया K की वैल्यू हो गई 2.9 into 10 to the power minus 8 मल्टीप्लाई बाय HClO, उधर जाके कितनी आएगी वैल्यू 0.14 अपॉन 1, 0.14 अपॉन 1, क्योंकि 1000 cm3 का मतलब 1, तो डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 0.03, ये भी मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। जी सर, क्या आंसर आ गया। (0.35 exponent minus 7) 1.35। देख लो भाई 1.35 into 10 to the power minus 7। अब इससे pH निकाल लो, नेगेटिव लॉग लगा 0.87 कितनी कितनी 0.87 6.87 6.87